लेक्चर 4B। एक चीज जो आपको दिखानी है बहुत ही शुरू में, दैट इज, जरा गौर कीजिएगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, पढ़ा। अब जब तक आप कैफ में थे आपको ये ब्रैकेट कभी भी नजर नहीं आई होगी। कौन सी ब्रैकेट बता? ये वाली ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट। ये क्या लिखा हुआ वाला ब्रैकेट में? रेफरेंस दिया हुआ। क्या रेफरेंस है? इसको पढ़ना कैसे है? लिखा हुआ है 6 to 8, कॉमा A2 से A21। थोड़ा सा इधर बनाता हूं। लिखा हुआ है वहां पे रेफरेंस है 6 to 8 और उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या है? A2 से A21। इससे क्या मुराद है? इसको कैसे रीड करें? इस रेफरेंस से हमें समझ क्या आ रही है? ये रेफरेंस बेसिकली दो तरह के पैराग्राफ्स के लिए, स्टैंडर्ड में दो तरह के पैराग्राफ्स हैं। कितनी तरह के? दो तरह के। ये है आपका कोर पैराग्राफ। कोर मींस मेन। और ये ए से जो आ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन पैराग्राफ्स। इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन पैराग्राफ्स। ये कोर पैरा है और ये एप्लीकेशन पैरा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? कोर पैरा सिर्फ टू द पॉइंट बात करता है, टू द पॉइंट बात करता। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टैंडर्ड किसकी हेल्प लेता है? एप्लीकेशन पैराग्राफ्स की हेल्प लेता है। तो अगेन दो तरह के पैराग्राफ्स होते हैं। एक वो जो कौन से होते हैं? कोर। और एक वो जो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड पैराग्राफ्स। आपको दिखाता हूं बेयर स्टैंडर्ड से। ये देखें, शो हो रहा है आप सबको? थोड़ा जूम कर लेते हैं अगर इसने मैं करने दिया तो। चलो इसी को जूम कर लेते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा प्लीज। ऊपर का लिखा हुआ टॉप पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210, यानी कि ISA 210। नाम क्या? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिव फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर दिसंबर 15, 2009। यानी कि ये 2009 से एप्लीकेबल है और अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आई। इसको रिवाइज नहीं किया गया। कब से? 2009 से। इसका यह मतलब यह कि 2009 से पीछे इसका कोई और वर्जन होगा। अब अगर आप जरा गौर करें तो हर स्टैंडर्ड के शुरू में कुछ उसका इंट्रोडक्शन होता है। सबसे ऊपर का लिखा हुआ है स्कोप ऑफ द आइजा, उसके बाद लिखा हुआ है इफेक्टिव डेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद डेफिनेशंस, और उसके बाद क्या आ रही है? जो शुरू वाली बातें हैं ये हमारे लिए नहीं, हमने इनको पढ़ना नहीं है। बिल्कुल क्रॉस लगा दीजिएगा अगर आपको बहुत ही स्टैंडर्ड से पढ़ने का शौक है तो। बट चूंकि ये पेपर अब CBE है तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप बेयर स्टैंडर्ड्स में जाके घुसे। इतना टाइम एग्जाम में नहीं होना। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट्स के नाम से अब 1 2 3 4 5 मेन हेडिंग्स हैं। पहली कौन सी है? प्री कंडीशन, उसके बाद एग्रीइंग द टर्म्स, उसके बाद रिकरिंग ऑडिट, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज और उसके बाद एडिशनल कंसिडरेशंस। हमने
अपना लेक्चर 4A यहां पे खत्म किया था रिकरिंग ऑडिट पे। ये जो शुरू में पैराग्राफ्स आ रहे हैं ना, पेज नंबर 6 से सॉरी पैरा 6 से लेके पैरा 21 तक, ये हैं आपके कौन से पैराग्राफ्स? कोर पैराग्राफ्स। और उसके नीचे A1 से जो नंबरिंग शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? A39 तक। तो 39 पैराग्राफ्स किसके हैं? एप्लीकेशन जो है वो पैरास के। और उसमें भी आप देखें स्कोप ऑफ दिस साइज, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो गौर कीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? ये मतलब मैं क्या कर रहा हूं? आपको दिखा रहा हूं कि जिस नाम से मेन कोर पैराग्राफ की हेडिंग है, उसी नाम से किसकी हेडिंग है? एप्लीकेशन बेस। तो जो मैंने वहां पे नंबरिंग लिखी है वो नंबरिंग क्या थी? पेज 6 से सॉरी पैरा 6 से पैरा 8। आइए जरा पढ़ते हैं। पैरा 6 पैरा 6 पैरा 6 यहाँ पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ पैरा 6 में डिटरमिन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज, जो हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, इज एक्सेप्टेबल। एंड नंबर 2, हमने उनसे क्या लेना है? प्रीमाइस पे साइन, याद है? मगर प्रीमाइस का नाम लिखा हुआ यहाँ पे नहीं, वो कहां लिखा होगा? एक किसी ना किसी एप्लीकेशन पैराग्राफ। तो ये पहला पॉइंट पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद पढ़े इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद पढ़े हम लोगों ने क्या प्रोवाइड करनी है ऑडिटर को? एक्सेस। अच्छा, हर पैराग्राफ के एंड पे कुछ और नंबर भी आ रहे हैं, जैसे A2 से A10 A15। इसका मतलब है कि सिर्फ इस एक लाइन को मजीद इलेबोरेट किया गया है A2 से लेके A10 तक। और अगर मैं A2 से लेके A10 पे जाऊं, यानी कि यहां से A2 से लेके कहां तक लेके जाऊं उसको मैं? A10 तक, यहां तक, यहां तक। तो वो सिर्फ उस एक लाइन को 8 पैराग्राफ्स के अंदर मजीद क्या किया गया? एक्सप्लेन किया। बट अगेन आपको ये सारे पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं। बाय एंड ऑफ एवरी स्टैंडर्ड मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स बताऊंगा जिसको आपने फॉर श्योर एक दफा देख लेना बस। ऑल्दो हमने वो सारी बातें स्टैंडर्ड की कवर की होंगी लेक्चर में, कोई चीज हमारी मिस नहीं होगी। बट वो हजरात जो कि शौक रखते हैं कि हमने स्टैंडर्ड देखना है, हमारी अटेम्प्ट लेट है, हम एक दफा इसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़ लें। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस विल गिव ओनली प्रेशर, क्योंकि एग्जाम कौन सा है? CBE, और इसकी कोई भी फिजिकल कॉपी आपके हाथ में नहीं होनी है। तो अब अगर मैं इसको रंग बिरंगा करना भी चाहूं तो एग्जाम में कोई फायदा होगा उस चीज का? नहीं। अगर मैं इसको कहूँ कि यार मैंने ये वाला पैराग्राफ लाजमी हाईलाइट करके जाना है, यहां से वो सवाल टेस्ट करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि यार मैंने ये सारी बातें हाईलाइट करके जानी है, कि यहां से सवाल आना ही आना है, तो आप शायद घर बैठ के तो उसको हाईलाइट करके एंजॉय कर लेंगे, मगर एग्जाम में ये वाला सॉफ्ट वर्जन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जो ये नोट्स दिए ना, जरा गौर करें। इन नोट्स के आगे भी रेफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे कौन से आ रहे हैं? 6 to 8 और A2 से A21। उसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पे आए तो एग्रीइंग ऑन द टर्म्स पे क्या आ रहा है? 9 से 12 और A22 से A29। उसके बाद A13 और A30। बिल्कुल जरा एंड पे जाएं, बिल्कुल नोट्स के एंड पे आ जाए, सबसे लास्ट लाइन पर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। कौन से पैराग्राफ्स? मगर ये उन बच्चों के लिए हैं जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने का शौक रखते हैं।
बट आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आपने इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, क्रैम नहीं करना। कॉन्सेप्ट आ गया, इसको लिखने की कोशिश करें, लिख लिया काम आसान, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोगों ने कहां पेंट किया था, रेकरिंग पेंट किया था। सर ये बात कैफ में भी थी, पढ़ें क्या, रिक्वेस्ट टू चेंज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट। क्या मतलब, जो एंगेजमेंट लेटर में कुछ कुछ बातें डिसाइड की हैं, अब वो चाह रहे हैं कि क्या करें, उसको चेंज कर दें, बदल लें। क्या बिफोर ऑडिट है कि ड्यूरिंग ऑडिट है, यानी कि ऑडिट शुरू होने से पहले वो चेंज करवाने में इंटरेस्टेड है, या ऑडिट शुरू होने के बाद, शुरू होने के बाद, शुरू होने के बाद। वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ सर्कमस्टांसेस में क्या आ गया है, चेंज। भाई देखें, सीनियर मैनेजमेंट जब आप अपॉइंट हो रहे थे तब तो सेम थी, 2 महीने के बाद बदल गई, उनमें फड्डा हो गया, वो छोड़ के चले गए। एंटिटी ने आपकी अपॉइंटमेंट के कुछ टाइम के बाद अपना बिजनेस चेंज कर लिया, यानी कि यही लिस्ट अब ऑडिट शुरू होने से पहले नहीं है, मगर कब आ रही है, शुरू होने के बाद। तो ऐसे में जो पुरानी बातें तय हो रखी हैं, क्या वो ही अब एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, नहीं होंगी। तो यस, ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कहेंगे सर देखे सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, या a misunderstanding as to nature of an audit as originally। क्या मतलब है इस लाइन का, क्या कहना चाह रहा है इसमें, शायद हाँ जी, क्या फरमाना चाह रहा है, एनीवन प्लीज। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको लगा, क्या लगा कि ऑडिट जो हम लोग करने आए हैं वो 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, चलो मैक्सिमम। मगर हमारी जो असाइनमेंट होती है वो होती है नॉर्मली 3 से 4 माह की टर्म होती है। तो ये था हमारा 3 to 4 मंथ्स का प्लान। अब वो कह रहे हैं सर देखें बात ऐसी है कि आप तो बहुत टाइम लगा देंगे, एक काम करें आप ऑडिट छोड़ के किस में कन्वर्ट करवा लें, रिव्यू पे, या ऑडिट ना करें, आप क्या कर दें, हमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स दे दें, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा तीसरा क्या, आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप, हम जो काम करने का कहते हैं वो मना कर देते हैं। तो क्या लगा रहे हैं हम पे, स्कोप लिमिटेशन। शायर कहता है कि ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू सच चेंज वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर वो कोई चेंज करने का कह रहे हैं तो सबसे पहले आपने उनसे क्या डिमांड करनी है, क्या डिमांड करेंगे, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई करें। और सिर्फ ये नहीं डिमांड करनी, दैट जस्टिफिकेशन शुड बी रीजनेबल। अगर वो रीजनेबल नहीं है तो हम उनकी रिक्वेस्ट मान लेंगे, हाँ के ना, मानेंगे, मानेंगे। अच्छा इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन सा, 1 2 के 3 है ना। तो कहते हैं 3 तो बिल्कुल भी नहीं माननी, क्योंकि 3 में तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे पास एक हथियार है, कौन सा, रिपोर्ट, रिपोर्ट को खराब कर दो। कैसे, कैसे, डिस्क्लेमर देके, अगर परवेसिव है और अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देके। यहां पे तुम्हारे पास एक अदद हथियार मौजूद है, लड़ो। मगर 1 2 पे सोच लो, 1 2 पे जो चेंज है
वो थोड़ा सा जेन्युइन फील होता है। तो रीजन 1 and 2 may be considered as a reasonable basis. I repeat, ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्या मतलब मे बी? अगर जस्टिफाई करते मे बी, शैल नहीं कह रहा। शैल मीन्स कि लाजमी करो, मे बी मीन्स तुम्हारी जजमेंट, करना चाहो तो कर दो। लास्ट लाइन पढ़े। Not to be considered reasonable if change relates to incorrect or unsatisfactory। कहता अगर तो इनकरेक्ट बात बताइए, झूठ बोल रहे हैं या वो तुम्हें जस्टिफाई करने में कामयाब नहीं हो रहे, उनकी रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो फिर तुम्हें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। कुछ टेढ़ी बात है, पर यहां तक ओके। इसका बाद फर्स्ट पॉइंट पढ़े, नहीं पहले इसकी हेडिंग पढ़े, हेडिंग पढ़े, हेडिंग पढ़े पढ़े, शाबाश। हेडिंग में क्या लिखा? रिक्वेस्ट टू चेंज टू अ रिव्यू और अ, क्या मतलब? ऑडिट था ना, अब क्या कह रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर दो? रिव्यू में, ऐसी की तैसी। पहला पॉइंट, ऑडिटर शेल डिटरमिन क्या चेंज जस्टिफाइबल है या नहीं, ये बात पहले पढ़ी, ठीक। आगे पढ़े। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू गाइस टू फर्स्ट ट्रांसलेट इट फॉर मी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाह रहा? दिस इज इंपॉर्टेंट। चेंज किया तो उससे जो पिछला होगा वो रेलेवेंट नहीं होगा। क्या काम रेलेवेंट नहीं होगा? रेफरेंस ही देनी कि हम पहले ये कर ये करें। आसान मिसाल देता हूँ। एक क्लास मैंने शुरू की, मैंने स्टार्ट की, बीच में मैं छोड़ के चला गया, मुझे XYZ ने आके रिप्लेस कर दिया और आपको आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। बंदा बदल गया, मगर जो मैंने नॉलेज दी है वो अपनी जगह पे कायमो दायम है, उसमें चेंज नहीं आया। रिजल्ट आया, आप पास हो गए। तो अब क्रेडिट किसका है, मेरा या नए टीचर का? नए टीचर का। मैं क्रेडिट इसका नहीं ले सकता, ये कहना चाह रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। ऑडिट वर्क परफॉर्म टिल डेट ऑफ चेंज, जितना काम किया है चेंज से पहले। अच्छा कौन सा चेंज है ये भला? ऑडिट से रिव्यू या ऑडिट से कोई भी? मे बी रेलिवेंट, अगेन शैल बी नहीं है, मे बी रेलिवेंट टू न्यू एंगेजमेंट। भाई आपने जितना काम ऑडिट में किया था, अब वही काम किस में रेलेवेंट बन सकता है? रिव्यू में। मे बी रेलेवेंट। बट जो आप नई रिपोर्ट देंगे, अच्छा आप नई रिपोर्ट कौन सी देंगे? रिव्यू की। तो उस रिव्यू की रिपोर्ट में किसका जिक्र नहीं करना? ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट का जिक्र नहीं होगा। यानी कि इस रिपोर्ट में नो डिस्कशन ऑन व्हाट? ऑन ऑडिट। और आगे पढ़े। एनी प्रोसीजर्स अप्लाइड टिल डेट एक्सेप्ट वेयर ऑडिट इज चेंज टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। आपने ना तो एंगेजमेंट का जिक्र करना है और ना आपने किसी प्रोसीजर का जिक्र करना। नो डिस्कशन ऑन ऑडिट एंड प्रोसीजर्स एंड प्रोसीजर्स। बट अब मैं चाहूंगा कि सेकंड लाइन दोबारा से पढ़ो। इसमें एक हिडन पॉइंट है, एक्सेप्ट वेयर ऑडिट इज चेंज टू। मैंने इसलिए यहां पे एक चालाकी की थी, मैंने सिर्फ क्या लिखा? तो अब सिंपल, अगर ऑडिट किस में जा रहा हो तो कोई जिक्र नहीं करना, बट अगर ऑडिट हो और किस में जा रहा हो? एग्रीड अपॉन, तो किसका जिक्र नहीं करना?
बाकी इसका कर सकते हैं प्रोसीजर्स। इसमें इसका तो नहीं करना मगर इसका कर सकते। आप नीचे आ जाए, तो व्हाइट वाली बात पढ़िएगा। ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री ऑन एंड रिकॉर्ड न्यू टर्म्स। उसके बाद कहता है सॉरी आई एम अनएबल टू दिस चेंज, तो मैं यहां से विड्रॉ कर जाऊंगा, भाग जाऊंगा। फिर मुझे ये काम आपका करना ही नहीं है और मैं देखूंगा कि क्या मेरी कोई ऑब्लिगेशन है आपके बड़ों को बताना, अपने बड़ों को बताना या इदारों को बताना। इदारे कौन से? आई कैप, SCCP, FBI। कैफ लेवल पे ये वाला पॉइंट नहीं था, वो यहां था और ये था, बीच वाली बात खाई हुई थी, क्योंकि कैफ लेवल के ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स तो थे ही नहीं। तो ये बात बता के हमें बच्चों को कंफ्यूज करना ही था। ओके, तीन बातें आखिरी रह गई हैं। कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस। कुछ क्या है? एडिशनल कंसिडरेशंस। पहली, नाम क्या है पहली का? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स सप्लीमेंटेड बाय लॉ या रेगुलेशन। सेकंड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। तीसरी, ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। आई वुड लाइक कि आपके पास अगर कोई कागज हो तो लिख लें, क्योंकि ये पूरे स्टैंडर्ड की सबसे अहम तीन बातें। लिख लें अगर कोई कागज पेन से रहता हो। आप लोग भी लिख लें, सारे की बैठे होंगे। हाँ, रजाई में बैठ कर लेक्चर देख रहे होंगे, रजाई से हाथ बाहर निकाल लें। और अगर आप गर्मियों में देख रहे हैं तो पंखा थोड़ा सा आस्ता कर दे, लिखने बैठेंगे हवा से सफे उड़ेंगे। तीन बातें हैं। पहला क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सप्लीमेंटेड बाय लॉ। दो बातें कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सप्लीमेंटेड। और अगला पॉइंट क्या है? प्रिस्क्राइब्ड। दोनों में क्या फर्क होता है? कोई बता सकता है मुझे? सप्लीमेंटेड, सप्लीमेंट का मतलब होता है उसके साथ, along with it। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है? अकाउंट्स बनेंगे लेस कंपनी। तो ये एग्जांपल है किसकी? सप्लीमेंटेड। और प्रिस्क्राइब का मतलब कि जो कानून बता दे वही क्या होगा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे यूएस का कानून क्या बताता है? गैप्स। और तीसरा पॉइंट क्या है? ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय। इसकी कोई मिसाल ध्यान में आती? आपने कैफेट पास किया, आनी तो चाहिए, आनी तो चाहिए, आनी तो चाहिए। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल प्लीज, मजे की बात है, आनी चाहिए। ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। प्रिस्क्राइब कहते हैं कि लॉ कहता है कि इसी को फॉलो करो। भाईजान हम नेक्स्ट वीक में फिर से बात कर लेंगे हम दोबारा से, मगर एक हल्का सा ओवरव्यू। जो आपका 700 स्टैंडर्ड है, 700, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट का एक फ्रेमवर्क देता है कि आपकी रिपोर्ट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, किस पैराग्राफ में क्यों कौन कौन सी बातें लिखनी है। ये लॉ ने दिया हुआ है? नहीं, ये किसने दिया हुआ है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने दिया हुआ। ऐसा ही है। मगर पाकिस्तान में जो हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं वो 700 वाली रिपोर्ट इशू नहीं करते।
हम रिपोर्ट इशू करते हैं, कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट्स का एक नाम भी है। मैं आसानी के लिए बोल देता हूँ, 2018 वाली रिपोर्ट। मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा, मैं पूरा नाम नहीं बोल रहा, 2018 वाली रिपोर्ट। पूरा नाम है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस 2018 की रिपोर्ट। हम ये पाकिस्तान में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें किसने कहा है इसको यूज करने का? कंपनीज एक्ट ने कहा। और मजे की बात यह है कि ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट बहुत करीब करीब, बहुत ही करीब करीब। जो कुछ यहां पे लिखा हुआ है तकरीबन वो सारा किसमें लिखा हुआ है? इस रिपोर्ट में लिखा हुआ। तसल्ली से बात कब करेंगे इस चीज के ऊपर? नेक्स्ट वीक में, जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? 700 सीरीज। बट इतनी बातें भी समझ आ गई। अच्छा, अब इसको एंड करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? सप्लीमेंटेड। अब पढ़े, आपको बात समझ आ चुकी है। रीड करें जरा, खुद रीड करें पहले। कहता है ऑडिटर शैल डिटरमिन। डिटरमिन मीन्स ऑडिटर ध्यान करेगा, सोचेगा whether there are any conflicts between standards and requirements of law। जो हम नहीं कहते कि एज पर IFRS एंड एज पर कंपनीज एक्ट, तो पहले ऑडिटर देखेगा कि क्या दोनों में सेम बातें हैं या कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा। अगर कंफ्लिक्ट है, ध्यान से बात सुननी है, अगर कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, ऑडिटर शैल एग्री विद द मैनेजमेंट। क्या? कि आप हमें क्या देंगे? एडिशनल डिस्क्लोजर्स। हमें क्या देंगे? एडिशनल डिस्क्लोजर्स। और इस फर्क को खत्म करेंगे, इस फर्क को खत्म करेंगे। या बीच में और है, एंड नहीं है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ AFRF इन FS कैन बी अमेंडेड। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये अकाउंट्स एज पर IFRS बनेंगे, फिर हम क्या बताएंगे कि ये अकाउंट्स एज पर IFRS एंड कंपनीज एक्ट के साथ मिल के सप्लीमेंट होके बनेंगे। दोबारा से, बाय डिफॉल्ट रूल क्या है कि आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होना चाहिए? IFRS। मगर कुछ मुल्क के कुछ कानून को अपने लॉ को प्रमोट करना बड़ा जोर से आया होता, समझते हैं ना? बड़ा जोर से। तो वो कहते हैं कि जनाब हमने जो अकाउंट्स बनाने हैं वो एज पर IFRS तो होंगे, मगर उसके साथ हम क्या फॉलो करेंगे? कंपनीज एक्ट वाली बातें। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले ये देखना है कि क्या दोनों फ्रेमवर्क्स एक पोजीशन पे हैं या नहीं। अगर तो एक पोजीशन पे है तो मसला नहीं है, मसला खत्म। और पाकिस्तान में दोनों एक पोजीशन पे हैं। अच्छा, बट अगर क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब ये सवाल अगर आ गया कि जनाब आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए हैं, वहां का जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसको कोई और कानून सप्लीमेंट करता है, अब आप बताएं कि ऑडिटर क्या क्या करेगा वहां पे। तो पहला स्टेप वो देखेगा कि क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। मैच हो रहा है, वेरी गुड। मैच नहीं हो रहा, कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो किसके पास जाएगा? भागा भागा मैनेजमेंट के पास। क्या कहेगा कि एक ऑप्शन ये है कि मुझे क्या दे दो? एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, और उसके ऊपर क्या दे दो? एडिशनल डिस्क्लोजर्स। अच्छा, एडिशनल क्यों? वो जो IFRS में नहीं है। और ये किसके ऊपर होंगे? जो बातें कहां से आ रही होंगी? थ्रू रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। अच्छा, हम इसमें ये दे सकते हैं? क्या ये देना हमारे लिए पॉसिबल, अलाउ है? क्यों? क्योंकि ये कौन सा फ्रेमवर्क है? अभी कल बताया, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क नहीं।
तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इसमें एडिशनल बात कर सकते हैं, चीजें लिंक होती हैं। और या अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो फिर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कि हमने जो अकाउंट्स ऑडिट किया है वो एज पर आईएफआरएस बने हुए थे। फिर आपको पूरी लाइन लिखनी है कि आईएफआरएस एंड दैट नेम ऑफ लॉ जिसके साथ वो सप्लीमेंट होके बने। इफ नीदर ऑफ द अबव एक्शन इज पॉसिबल तो ऑडिटर इसको कहां पे ले जाएगा? 705 में क्या बना के? स्कोप के मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट क्या बना देगा? मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट 3 वजह से आती थी। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट ठीक से नहीं की, सेलेक्ट कर लिए मगर अप्लाई ठीक से नहीं की, और तीसरी रीजन डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं आ रहे। डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं आ रहे। ये था केस 1। केस 2 ऊपर पढ़ेगा लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ रेगुलेशन। पीछे क्या था? सप्लीमेंटेड। ये क्या है? प्रिस्क्राइब। दोनों में क्या फर्क था? वहां पे एक के साथ एक जुड़ के इस्तेमाल हो रहा था, यहां पे टोटली एक फ्रेमवर्क है मगर वो कौन बता रहा है? लॉ। जैसे पाकिस्तान में हम ये कहें कि हमारे जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो एज पर आईएफआरएस नहीं है, एज पर ओनली कंपनीज एक्ट। उस केस में क्या करें? पढ़े पहला पॉइंट। अगर ऑडिटर कहता है कि तुम्हारा कंपनीज एक्ट बकवास है तो पूरी लाइन पढ़े ना, बट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। फंस गया, फंस गया। ऑडिटर शेल एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। करना फिर भी पड़ेगा, बेशक बकवास है। ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। फर्स्ट लाइन पढ़े। वो हमसे वादा कर लें कि हमें क्या देंगे? एडिशनल डिस्क्लोजर्स। नंबर 2, यहीं पर रुक जाए। हम रिपोर्ट में एम्फसिस में बताएंगे कि ये जो अकाउंट्स बने हैं ये एज पर आईएफआरएस नहीं है, ये एज पर उनका फ्रेमवर्क है, उनका लॉ है। ये पढ़े। हम ये नहीं कह सकते कि आप ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्योंकि हम ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड सिर्फ किस में यूज करते हैं? आईएफआरएस वाले। वही हमारे लिए बाय डिफॉल्ट क्या है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये पढ़े। क्या कहना चाह रहा है शायर इस पैराग्राफ में? शायर क्या कहना चाह रहा? कहता है अगर तो दोनों बातें पूरी नहीं हो रही मगर कौन घुसा हुआ है? लॉ घुसा हुआ है, तो ऑडिट तो फिर भी करना। If above two conditions are not met, auditor shall evaluate the effect of misleading nature of FS and include appropriate reference to this matter in the terms of audit engagement. वो अपनी रिपोर्ट में अदर मैटर में ऐड कर देगा। किसमें ऐड कर देगा? अदर मैटर में ले आएगा। और तीसरी, ऑडिटर की ही रिपोर्ट किसने बता दी है? लॉ ने। अब जरा पढ़ें। If wording of report is significantly different, जैसे पाकिस्तान में significantly फर्क नहीं है, वो significantly मैच करती है, बट अगर इनमें काफी वाजिया फर्क है तो पहला पॉइंट ऑडिटर ने इवेल्युएट करना है वेदर यूजर माइट मिसअंडरस्टैंड। कहता है उसकी रिपोर्ट देख के यूजर मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर जाएंगे कि हम किस तरह की अश्योरेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड में कौन सी वाली है? रीजनेबल। वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन इन रिपोर्ट उसको मिटिगेट कर सकती है क्या? अगर मैं उसकी ही रिपोर्ट में कोई एक्स्ट्रा बात कर दूं जिससे वो चीज क्या हो जाए? मिटिगेट हो जाए, क्या ये पॉसिबल है उसके लिए?
इफ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन नॉट मिटिगेट, ये पॉइंट इससे जुड़ के आ रहा है। पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा मजे की बात बताता हूं, ये बात लिखी हुई है कोर पैराग्राफ्स में, और ये कहां से आएगी? एप्लीकेशन पैराग्राफ्स। तो आपको वहां पे कलाबाजियां खाने की जरूरत नहीं है। इफ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन नॉट मिटिगेट पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मगर मजबूर, अनलेस रिक्वायर्ड बाय। Auditor shall not include any reference to audit having been conducted in accordance with, तो फिर वो आयजा के ऊपर भी कोई बात नहीं कर रहा। डन। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो जो कैफ में पड़ा था वो कुछ भी नहीं था, यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं था। वहां पे चुटपुट एक दिन में क्या आधे घंटे में खत्म होता है ये स्टैंडर्ड। यहां पे एडिशनल बातें थी। अब जब आपने ये पूरी बात पढ़ ली है, एक दफा सवाल को दोबारा से पढ़ लें, जस्ट रीड कीजिएगा। कहता है यू आर अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, योर फर्म हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय एन ऑफशोर एंटिटी। ठीक है, कहां जाना है? ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019, उसका ईयर एंड। The entity, अब जरा गौर से, the entity is following locally developed accounting standards, locally developed, यानी कि वो अपेंडिक्स 2, जरा आपको जो नोट्स दिए हुए हैं उसके बिल्कुल एंड पे जाएं जरा, तो आपको एक अपेंडिक्स 2 मिलेगा। सॉरी इसमें नहीं है, वो स्टैंडर्ड में होगा, इसमें फर्स्ट पेज पे होगा, ये यहाँ पे डब्बे के अंदर मिला अपेंडिक्स 2। ये वाला कौन सा था कि ऐसी जुरिस्डिक्शन जहां पे क्या नहीं है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स खास वाले नहीं, वो अपने ही रूल्स को लेके बैठे हैं। क्या नाम दिया था? कन्वेंशंस। ऑन योर क्यूरी रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ records and information, entity has informed you that they will electronically send the scanned copies। 11 नंबर के लिए ये आपका होमवर्क है, ये अब आप कल कर लें, परसों कर लें, तरसों कर लें, अगली क्लास से पहले कर लीजिएगा। 11 नंबर का सवाल है, और आपने करना ये है, आपने भी मुझे वर्ड पे टाइप करके भेजना है। राइटिंग में ना आए, मुझे किस में आए? वर्ड में टाइप्ड फॉर्म में। नीचे क्या लिखा? सॉल्यूशन वीडियो विल बी मेड अवेलेबल। डन। तो नेक्स्ट वीक हम लोग शुरू करेंगे 700। कौन सा? 700। अल्लाह हाफिज।